नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम रिवाइज करने वाले हैं ऐसे 610 जिसका नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, राइट। तो इस स्टैंडर्ड के मैंने दो पार्ट कर दिए हैं, एक तो ए कैटेगरी वाला पार्ट और एक बी और सी कैटेगरी वाला पार्ट, राइट। ये स्टैंडर्ड ना बच्चों को पढ़ने में ऐसा लगता है कि यार ये बहुत बड़ा है, एग्जाम में कम आता है, तो क्यों ना इसको स्किप किया जाए। तो यार आईसीआई ट्रेंड बदलने में लगा है, कभी भी वो इस स्टैंडर्ड को पूछ लेगा। सेकेंडली क्या है, एटलीस्ट आप ए कैटेगरी को तो ढंग से रिटेन कर ही सकते हो। रही बात बी या सी कैटेगरी क्वेश्चन की, तो आप उनमें क्या कर सकते हो, एटलीस्ट उनको एक बार सुन लो, कभी एमसीक्यू में काम में आ जाए या कभी उससे रिलेटेड कुछ आ जाए तो कुछ तो लिख ही सको। पर ए कैटेगरी को तो ढंग से ही रिटेन कर लो, है ना। चलो तो शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे सर अपन कहाँ से, डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्या है सर ये? सर ये एक ऐसी एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी है जिसके अंदर इंटरनल ऑडिटर इवेल्युएट करता है और इंप्रूव करने में मदद करता है। क्या सर? तीन चीजें, इफ एंटिटीज गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। तो सर इंटरनल ऑडिटर को करना क्या है सर? तीन चीजों को इवेल्युएट करना है, चेक करना है और इंप्रूव करने के लिए रिकमेंडेशंस देना है। और इसी टाइप की एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी को क्या कहा जाता है? इंटरनल ऑडिट, ठीक है। तो सर वो तीन चीजें कौन सी? एंटिटीज गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये तीन चीजों को इवैल्यूएट करना है, ठीक है सर। इन एक्टिविटीज को थोड़ा डिटेल में लिख दिया, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू गवर्नेंस, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट और एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल। यही मेन तीन काम है जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को इवैल्यूएट करना है और इंप्रूव करने में मदद करना है, या यूं कहूं कि इनके ऊपर आश्वासन देना है या एश्योरेंस देना है, ऐसा आप बोल सकते हो। एक्टिविटीज रिलेटिंग टू गवर्नेंस मतलब एंटिटी, कोई भी एंटिटी अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको चला रही होती है, तो उसको कैसे वो चला रहे हैं वो कहलाता है गवर्नेंस। किस तरीके से आप गवर्न कर रहे हो, कैसे चला रहे हो अपनी एंटिटी को, तो उसको भी इवेल्युएट करने का काम होता है इंटरनल ऑडिटर का। उसके अंदर नॉर्मली इंटरनल ऑडिटर पता है क्या इवेल्युएट करता है कि यहाँ पर एथिक्स को कैसे क्या मैनेज करा जाता है, कैसे क्या लोगों की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, क्या यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी है, लोगों को जिम्मेदारी का एहसास है कि किसको क्या करना है, क्या गलती हो जाएगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऐसी कुछ बात है। रिस्क के बारे में सबको कम्युनिकेशन है, सबको चीज़ें पता है, सब अवेयर हैं क्या, ऐसा कुछ। तो एंटिटी कैसे गवर्न की जाती, कैसे चलाई जाती है, ठीक है। तो भाई जहां पर एथिक्स अच्छे नहीं होंगे मतलब एंटिटी अच्छे से नहीं चलेगी। जहां पर लोगों का परफॉर्मेंस इवेल्युएट नहीं किया जाता है और उनके हिसाब से उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है, इंप्रूव नहीं किया जाता, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी अच्छे से नहीं चल सकता, ऐसा कुछ। फिर क्या है सर? कोऑर्डिनेशन अमंग एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर्स एंड टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। मतलब इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलेगा, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं चलेगा। आप खुद ही सोचो यार, अगर आपस में ही तालमेल नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे अच्छा चलेगा। तो टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट ये तो मेन है ही, इंटरनल ऑडिटर इन्हीं को इंप्रूव करने में हेल्प कर रहा है, तो इससे कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक्सटर्नल ऑडिटर भी तो आपकी गलतियां निकाल के आपको सही करने में ही मदद कर रहा है ना। तो इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो एंटिटी अच्छे से चलेगी। तो इससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज कहलाती हैं एक्टिविटीज रिलेटिंग टू गवर्नेंस, और इसे ही इंटरनल ऑडिटर को इवेल्युएट करना है और इंप्रूव करने में मदद करना है। एक्टिविटीज रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट फंक्शन रिस्क को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, असेस करने में हेल्प करता है, मैनेज करने में हेल्प करता है और उसे इंप्रूव, रिस्क मैनेजमेंट को इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है रिकमेंडेशंस देकर, राइट। फिर क्या है सर? एंटिटी के अंदर होने वाली जो फ्रॉड वगैरह है उनको भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है आईएएफ, ठीक है। एंड फाइनली एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल। सर इसके अंदर कुछ भी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये अलग से डिटेल हेडिंग एग्जाम में आता है इसलिए नीचे लिखा हुआ है। बोलो क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ी बहुत लिख दोगे? बहुत ज्यादा रटने की कोशिश मत करो, सिंपल आप 3-4 लाइन की डेफिनेशन बोलो, फिर तीनों एक्टिविटीज के बारे में 2-2 लाइन आप ऐड कर दो, बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। एक्टिविटीज रिलेटिंग टू गवर्नेंस, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल, ये 3 टाइप की एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड होना है। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बोलना है। एक के अंदर एथिक्स, रिस्क का कम्युनिकेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी जैसी चीजें देखना है। एक के अंदर ये कि रिस्क को आइडेंटिफाई, असेस करके उसको रिस्क मैनेजमेंट को इंप्रूव करने में मदद करना है। और लास्ट क्या है? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल, राइट। अब इसमें सर कितनी चीजें आती हैं? इसमें आती हैं 4 चीजें। इस पर सेपरेट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है इसलिए A+ क्वेश्चन बोला है मैंने, ठीक है। क्या लिखा है सर? इसके अंदर सर 4 टाइप की चीजें हैं। कौन कौन सी? एक तो ये इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करेगा, कौन? इंटरनल ऑडिटर। तो इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करना है,
कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, और रिकमेंड करना है इंप्रूवमेंट कि कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है। साथ में अश्योरेंस भी देना है कि कितना इफेक्टिव है इनका इंटरनल कंट्रोल। ये सब काम किसके हैं? इंटरनल ऑडिटर के। और ये सब किसके अंदर आते हैं? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करो, जो कमियां मिले उनको ठीक करने के लिए रिकमेंडेशंस दो, और कैसा लगा आपको इंटरनल कंट्रोल उसके ऊपर आश्वासन दो, ऐसा कुछ। फिर क्या है सर? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन। ओहो, इंटरनल ऑडिटर हर टाइप की इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करता है। हर टाइप की मतलब चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो ऑपरेटिंग हो। एक्सटर्नल ऑडिटर को ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, पर इंटरनल ऑडिटर दोनों टाइप की इन्फॉर्मेशन को एग्जामिन करेगा। वो प्रोसेस क्या है, मतलब इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किस तरीके से करते हैं, उस पूरी प्रोसेस को एग्जामिन करता है वो। यार कोई भी इन्फॉर्मेशन का इंटेग्रिटी कब मेंटेन रहेगा? जब वो इन्फॉर्मेशन जहां भी जनरेट हो रही वहां पर कंट्रोल्स अच्छे हो, उस इन्फॉर्मेशन का जो भी जनरेट का प्रोसेस है वो पूरा अच्छा रहे, उसकी उस प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल अच्छा रहे, है ना। सो IAF रिव्यू द प्रोसेस फॉर हैंडलिंग फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड मे एग्जामिन स्पेसिफिक आइटम्स। इसके अंदर इंटरनल ऑडिटर स्पेसिफिक आइटम भी एग्जामिन कर सकता है बाय डिटेल्ड टेस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बैलेंसेस एंड प्रोसीजर्स, राइट। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन, कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन है वो भी वो चेक करता है। फिर यहाँ पर वो एक्टिविटीज और इन्फॉर्मेशन में चाहे डिफरेंस है। इन्फॉर्मेशन मतलब डेटा यार, एक्टिविटी मतलब जो भी काम चल रहा है, तो उसको भी एवेल्युएट करता है इंटरनल ऑडिटर। सो IAF रिव्यूज द इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रही हैं वो कितना इकोनॉमी के साथ चल रही है, कितना एफिशिएंटली चल रही है और कितना इफेक्टिवली चल रही है, इसको भी देखता है इंटरनल ऑडिटर। इसको भी एवेल्युएट करता है, रिव्यू करता है। रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। तो IAF ये भी देखता है कि क्या एंटिटी, जितने भी लॉज रेगुलेशन है या जो एंटिटी की पॉलिसी प्रोसीजर है या कोई और अदर एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है, क्या वो सब की सब रिक्वायरमेंट एंटिटी कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। सो दीज आर दी 4 टाइप ऑफ एक्टिविटीज कवर्ड अंडर व्हाट? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल। क्या क्या है बोलो एक बार? इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। दूसरा क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन। फिर रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एंड लास्ट वन इज व्हाट? रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। ठीक है। फिर सर अगला हेडिंग क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट। आप बताओ, ऐसे 610 बोलता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क का यूज कर सकता है या फिर इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है, मतलब अपना काम इंटरनल ऑडिटर से करवा सकता है जो थोड़ा कम इंपोर्टेंट है या जहां पर कम जजमेंट लगना है, ऐसा कुछ मैं बोल सकता हूं। तो आप बताओ ऐसे केस में क्या एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि वो किसी और से काम करवा रहा है। अपना काम किसी और से करवाओगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी रहेगी ना यार, वही बोला है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर सोलली रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर द ऑडिट ओपिनियन, भले ही वो इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज कर रहा है। एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती IAF के वर्क को यूज करने से। फिर इसीलिए एक्सटर्नल ऑडिटर को जब भी इंटरनल ऑडिटर के वर्क का वो यूज करता है उसको ये देख लेना चाहिए कि इंटरनल ऑडिटर ने जो काम करा है वो एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए कितना सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट है। मतलब सीधी सी बात है, मैं अगर इंटरनल ऑडिटर के वर्क का यूज कर रहा हूं तो मुझे एक बार देख लेना है कि इंटरनल ऑडिटर का वर्क मेरे लिए कितना अप्रोप्रिएट और सफिशिएंट है। फिर सर ये सब रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि इंटरनल ऑडिटर उतना इंडिपेंडेंट नहीं होता है जितना कि एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। इसलिए तो मैं एक्सटर्नल ऑडिटर हूं, मैं क्यों चेक कर रहा हूं कि इंटरनल ऑडिटर का वर्क मेरे लिए सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये सामने वाला इंसान उतना इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसके काम में वो क्वालिटी नहीं होगी जो मेरे काम में रहती है। इसलिए अच्छे से चेक कर लो उसके वर्क की अप्रोप्रिएटनेस, राइट। एंड फाइनली द रिक्वायरमेंट्स आर डिजाइन टू प्रिवेंट ओवर और अनड्यू यूज ऑफ सच वर्क। ये सब बातें इसलिए भी बनाई गई है, नहीं तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा, अनड्यू या ओवर यूज करने लगेगा इंटरनल ऑडिटर के वर्क का। सिंपल है यार, तुमको काम दिया गया है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको फीस मिल रही है, तो तुम ही मेनली रिस्पॉन्सिबल रहो ना यार। ऐसा थोड़ी कि तुम किसी और से काम करवाओगे और उसी से ही मेन काम करवाने लगोगे, तो उसका अनड्यू या फिर ओवर यूज नहीं करना है। इसी रिगार्डिंग भी ये सब रिक्वायरमेंट्स बनाई गई हैं। यह 610 इस बात पर फोकस करता है कि इंटरनल ऑडिटर का अननेसेसरी यूज ना किया जाए, राइट। कर सकते हो लेकिन लिमिट में और समझदारी से। फिर क्या लिखा है सर? हाउ डज द एक्सटर्नल ऑडिटर डिटरमाइन वेदर द वर्क ऑफ IAF कैन बी यूज्ड फॉर द ऑडिट। भाई मैं कैसे डिसाइड करूं कि IAF का यूज या IAF के वर्क का यूज मुझे करना है या नहीं करना है। IAF के वर्क का यूज करना है या नहीं करना है, तो क्या लिखा है सर? 3 चीजें देखना है।
क्या इंटरनल ऑडिटर में ऑब्जेक्टिविटी है? क्या वो अनबायस्ड है? क्या वो फ्री फ्रॉम बायस्ड है? या क्या वो फ्री फ्रॉम कन्फ्लिक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? उसके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है? तो मतलब ऑब्जेक्टिविटी वाला कैरेक्टर उसके अंदर है। तो सबसे पहले देखो कि क्या इंटरनल ऑडिटर का ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, ठीक है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं, क्या वो सब सपोर्ट करती हैं इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी को? अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लेवल का कद है, किसका? इंटरनल ऑडिटर का, और जो पॉलिसी प्रोसीजर है वो भी सपोर्ट करती हैं इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी को, अगर ऐसा है तो हाँ, हम इंटरनल ऑडिटर के वर्क का यूज कर सकते हैं। एक बात। दूसरी, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ आईएएफ, क्या आईएएफ में वो कॉम्पिटेंस है? क्या वो उतना क्वालिफाइड है? क्या वो उतना वेल ट्रेंड है? क्या उसको उतना नॉलेज है? ये सब चीजें भी हम देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी है क्या, कॉम्पिटेंस है क्या, और फाइनली क्या उसके काम करने की जो अप्रोच है वो सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड है? क्या वो क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखता है? यदि हाँ, तो हम इंटरनल ऑडिटर के वर्क का यूज कर सकते हैं। ये तीन शब्द दिमाग में बिठा लो, क्योंकि पूरा स्टैंडर्ड इन्हीं के आसपास घूमता रहेगा। आईएएफ का वर्क का यूज कब करना है? जब उसके अंदर जब ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस ऑफ इंटरनल ऑडिटर उसकी ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करता हो। दूसरा, जब कॉम्पिटेंट हो इंटरनल ऑडिटर। और तीसरा, जब उसके वर्क करने की अप्रोच जो है वो सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड है। राइट, क्या यहां तक क्लियर है? बोलो यारो। अब एक एक पॉइंट पर अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। जैसे आपने यहां ऑब्जेक्टिविटी पढ़ा, तो यह है ऑब्जेक्टिविटी। कैसे जानेंगे कि इंटरनल ऑडिटर के अंदर ऑब्जेक्टिविटी वाले कैरेक्टर है या नहीं है? कैसे जानेंगे कि वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है? कैसे जानेंगे उसके काम करने का तरीका जो है वो सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड है या नहीं है? तीनों पर सेपरेट क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन काय पर, ऑब्जेक्टिविटी का। राइट, तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। सर, ऑब्जेक्टिविटी मतलब होता है एबिलिटी टू परफॉर्म दोज टास्क विदाउट अलाउइंग बायस्ड। फ्री फ्रॉम बायस अगर आप कोई काम को कर पा रहे हो तो इट मीन्स आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फ्री फ्रॉम बायस, फ्री फ्रॉम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस। ना तो हम किसी के दबाव में हैं, ना हमारे ऊपर कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और ना ही हम बायस्ड हैं। फ्री फ्रॉम बायस है भाई अपन तो हम बोलेंगे कि आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी वाली बात है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है? सर, चार चीजों के हेल्प से, चार फैक्टर्स की मदद से हम ये डिसाइड करेंगे कि इंटरनल ऑडिटर के अंदर ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं है। पहला, उसके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिसीजन क्या टीसीडब्ल्यूजी ने लिए हैं? टीसीडब्ल्यूजी मतलब एंटिटी के सबसे बड़े लोग। अगर उस टीसीडब्ल्यूजी ने इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करा है, मतलब सबसे बड़े लोगों ने अपॉइंट करा है, मतलब इंटरनल ऑडिटर दमदार इंसान है, उसकी चलती होगी एंटिटी में, वो किसी से डरेगा नहीं। इसका मतलब उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होने की संभावना ज्यादा है। सोचो अगर उसको मैनेजमेंट ने अपॉइंट करा होता तो, या उससे नीचे वाले लोगों ने अपॉइंट करा होता तो शायद उसमें वो दम ना होती, है ना? तो क्या टीसीडब्ल्यूजी इंटरनल ऑडिटर के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं? यदि हाँ, तो ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है, और अगर ऐसा नहीं है तो कम होने की पॉसिबिलिटी। आईएएफ का ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस क्या है? क्या वो उसको सपोर्ट करता है? क्या आईएएफ का ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस उसको सपोर्ट करता है कि वो फ्री फ्रॉम बायस्ड होकर काम कर सके? सर कैसे? अगर उसका कद एंटिटी में बहुत ऊंचा होगा तो वो हर किसी की गलती यूं बोलेगा, यूं कि ये गलत है वो गलत है, पर उसका ही कद अगर नीचे होगा तो क्या वो ढंग से बोल पाएगा कि कहीं कुछ गलती है? नहीं बोल पाएगा। इसलिए उसका कद ऊंचा होना भी जरूरी है। तो उसको अपॉइंट करने वाले, मतलब एम्प्लॉयमेंट डिसीजन कौन लेना चाहिए? टीसीडब्ल्यूजी। उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, जो उसको सपोर्ट करे फ्री फ्रॉम बायस्ड होकर काम करने में। और तीसरा, कहीं उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगाई? किसने? सर, मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी ने। अगर आप उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाओगे तो उतना खुलकर नहीं बोलेगा, उतना खुलकर काम नहीं कर पाएगा। तो रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं लगाई होंगी तो हायर ऑब्जेक्टिविटी, और अगर लगाई होंगी तो लोअर ऑब्जेक्टिविटी। एंड फाइनली, कहीं उसको कोई कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं दी? बताओ, अगर आप उसको कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। सर कैसे? एक बार बताओ आप मुझे। मान लो इंटरनल ऑडिटर से बोला गया कि जाओ तुमको फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर चेक करना है, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड चीजें चेक करना है। अब इंटरनल ऑडिटर ना 1 साल पहले ही उसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में एज एन एम्प्लॉई ही प्रॉपर काम कर रहा था, वहां पर सारे दोस्त यार हैं उसके, सारे लोग वहीं पर हैं। अब बताओ, उसको उसी डिपार्टमेंट की चीजें चेक करना है जिसमें वो 1 साल पहले काम कर रहा था, तो कन्फ्लिक्टिंग नहीं हो गया? क्या वो खोल के बोल पाएगा कि यहां पर कुछ गड़बड़ है? नहीं बोल पाएगा। तो जैसी प्रॉब्लम एक्सटर्नल ऑडिटर को हो सकती है ना, वैसे इंटरनल ऑडिटर को भी हो सकती है। समझ रहे हैं आप? ओके।
तो चार चीजें हैं सर। किसने एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिसीजन लिया है, TCWJ ने लिया है क्या, तो ऑब्जेक्टिविटी होगी। ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस ऑफ आईएएफ क्या उसको सपोर्ट करता है फ्री फ्रॉम बायस्ड होकर काम करने में, फिर उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई गई, और फिर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके ऊपर नहीं लगाई गई, क्या वो कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री है या नहीं, फ्री है तो ऑब्जेक्टिविटी, नहीं है तो ऑब्जेक्टिविटी कम होगी। फिर सर सामने वाले का कॉम्पिटेंस कैसे चेक करें, कैसे जाने कि सामने वाला व्यक्ति काबिल है या नहीं है, कैसे जानेंगे सर, देखो देखो कैसे जानेंगे सर। पहले तो काबिलियत का मतलब पढ़ लेते हैं कॉम्पिटेंस का। क्या लिखा है सर, कॉम्पिटेंस ऑफ आईएएफ रिफर्स टू द अटेनमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉलेज। क्या उसने नॉलेज गेन करा है, क्या उसने नॉलेज को मेंटेन करके रखा है, क्या उसने स्किल को मेंटेन करके रखा है। तो भाई मैं बोल दूंगा कि मैं कॉम्पिटेंट हूं कब, जब मैं नॉलेज ऑब्टेन करता रहता हूं, जब मैं नॉलेज स्किल मेंटेन करके चलता हूं, तब मैं बोल सकता हूं कि हाँ मैं कॉम्पिटेंट हूं। ठीक है, क्यों सर ये सब चीजें क्यों मेंटेन करनी पड़ती हैं, सो दैट जो भी काम हो वो डिलीजेंटली हो सके, वो एप्लीकेबल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से किया जा सके। बताओ कौन सा व्यक्ति डिलीजेंटली सावधानी से काम करेगा, कौन सा व्यक्ति सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके काम करेगा, कौन सा व्यक्ति जो नॉलेज ऑब्टेन करता रहता है, स्किल मेंटेन करके चलता है, ये सब चीजें। तो अगर आप नॉलेज अटेन करते रहते हो, ऑब्टेन करते रहते हो, मेंटेन करके चलते हो, तो आप कॉम्पिटेंट हो, तो आप स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर सकते हो, डिलीजेंटली काम कर सकते हो। ओके सर, कैसे जानेंगे, कौन से फैक्टर हेल्प करेंगे जानने में कि कोई व्यक्ति मतलब इंटरनल ऑडिटर जो है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, बताइए सर। सबसे पहली बात, क्या जो इंटरनल ऑडिटर फंक्शन है या इंटरनल ऑडिटर है, क्या उसको एडिक्वेटली एंड अप्रोप्रिएटली रिसोर्स किया गया रिलेटिव टू साइज और नेचर ऑफ एंटिटी। ओहो, इंटरनल ऑडिटर को जब अपॉइंट करा था तो जो इंटरनल ऑडिट फर्म थी, क्या वो एंटिटी के हिसाब से एडिक्वेट है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत इतनी बड़ी कंपनी है और इतनी सी इंटरनल ऑडिट फर्म है, मतलब दोनों मैच ही नहीं हो रहे। बहुत बड़ी कंपनी के लिए तो अच्छे लेवल की इंटरनल ऑडिट फर्म चाहिए यार, जिसका एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल बहुत हाई लेवल की हो। अब आपने क्या कर दिया सर, वो इंटरनल ऑडिटर कहने के लिए तो अपॉइंट कर लिया, पर वो एडिक्वेट ही नहीं है आपकी एंटिटी की साइज और नेचर के हिसाब से, अप्रोप्रिएट ही नहीं है ना। तो क्या एडिक्वेटली एंड अप्रोप्रिएटली रिसोर्स करा है किसको, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को या इंटरनल ऑडिटर को। ठीक है, कंसिडरिंग दी साइज और नेचर ऑफ एंटिटी। फिर क्या इंटरनल ऑडिटर के लिए प्रॉपर पॉलिसीज फॉर हायरिंग एंड ट्रेनिंग बनाई गई थी। ओहो, कहीं ऐसा तो नहीं भाई भतीजी को अपॉइंट कर लेते हो एज एन इंटरनल ऑडिटर, अगर ऐसा करते हो तो कॉम्पिटेंट बंदा आएगा, इसकी सिक्योरिटी नहीं है। पर हाँ, अगर आपके यहाँ प्रॉपर पॉलिसी फॉर हायरिंग, प्रॉपर इंटरव्यू, एग्जाम और दुनिया भर की चीजें होती हैं, तो इंटरनल ऑडिटर अच्छे आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कॉम्पिटेंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो क्या वेल स्टेब्लिश्ड पॉलिसी फॉर हायरिंग और उनको आने के बाद उसको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह देने को लेकर अगर हैं तो बहुत बढ़िया, कॉम्पिटेंट होगा इंटरनल ऑडिटर। फिर क्या इंटरनल ऑडिटर ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग में प्रोफिशिएंसी ली है इन ऑडिटिंग, क्या कभी उसने खुद ट्रेनिंग ली है, क्या आर्टिकलशिप करी है, क्या कहीं और उसने इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड एक्सपीरियंस गेन करा है, ऐसा। ठीक है, और लास्ट क्या लिखा है सर, क्या इंटरनल ऑडिटर के पास रिक्वायर्ड नॉलेज है रिलेटिंग टू एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एप्लीकेबल एफआरएफ। क्या आईएएफ को प्रॉपर नॉलेज है एंटिटी के बारे में, एंटिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में, एप्लीकेबल एफआरएफ के बारे में। यार सीए करा है, कि अगर सीए फर्म होगी तो उम्मीद है कि उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का अच्छा नॉलेज होगा, एप्लीकेबल एफआरएफ का नॉलेज अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपॉइंट होता है तो क्या अपॉइंट सही इंटरनल ऑडिट फर्म को करा है क्या, कंसिडरिंग एंटिटीज नेचर और साइज। ठीक है, फिर उसके हायरिंग के रिगार्डिंग प्रॉपर पॉलिसी थी, उसकी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग प्रॉपर पॉलिसीज हैं क्या। फिर उससे पूछेंगे कि क्यों तुमने प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह ली है ना ऑडिटिंग में, ठीक है वो भी ली है। फिर क्या तुमको नॉलेज वगैरह है, तो ये तो उसकी खुद की है, उससे हम इंटरव्यू में पूछेंगे कि क्यों तुम्हारे पास एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी है ऑडिट में। दूसरा हम क्या पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास नॉलेज है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एप्लीकेबल एफआरएफ का। ये सब कब पूछेंगे, जब उसकी हायरिंग होगी। ठीक है, और फाइनली ये जो फर्स्ट जो था वो क्या था कि क्या आईएएफ एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट है कंसिडरिंग दी नेचर और साइज ऑफ एंटिटी। राइट, अब बढ़ते हैं हम आगे। एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। हम कब ये कहेंगे कि जो इंटरनल ऑडिटर है उसकी काम करने का तरीका सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन है, कब कहेंगे बताओ, कब मानेंगे कि उसकी अप्रोच सही होगी, कब मानेंगे कि एंटिटी का इंटरनल ऑडिट फंक्शन अच्छे से काम करता होगा, जब हम ये पता कर लेंगे कि क्या यहां पर डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर एग्जिस्ट करती हैं, क्या एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर है यहां पर। मतलब मैं पूछूंगा कि क्यों आपके यहाँ इंटरनल ऑडिटर कैसे काम करता है,
या इंटरनल ऑडिटर से पूछूंगा कि क्यों इंटरनल ऑडिटर तुम कैसे काम करते हो, बोले मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। मैं कहूँगा कोई फिक्स प्रोसीजर वगैरह नहीं कि ऐसा कोई सिस्टम वगैरह नहीं कि ऐसे काम करोगे, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर भी बदलते रहते, तो क्या हर बार जो इंटरनल ऑडिटर आएगा वो अलग अलग तरीके से काम करेगा। बोले हाँ यहाँ तो ऐसा ही। तो हमने कहा फिर मज़ा नहीं है, फिर आप लोगों के से काम करवाने का या आपके वर्क का यूज़ करने का कोई खास मतलब नहीं है। मैं तो ये चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन की खुद की पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए कि इंटरनल ऑडिटर कैसे काम करेगा, तो प्रॉपर पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, प्लस वो एडिक्वेट भी होना चाहिए और उनका यूज़ भी होना चाहिए। तो अगर आपके यहाँ डॉक्यूमेंटेड पहले से रिटर्न में लिखी हुई है कि क्या इंटरनल ऑडिटर प्रोसीजर होंगी, क्या इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर होंगी, वो पहले से ही लिखी रखी हुई हैं, वो एडिक्वेट है एंटिटी के हिसाब से, तो फिर हम मानेंगे कि हाँ यार आपके यहाँ जो काम होता है इंटरनल ऑडिट का वो सिस्टमेटिक डिसिप्लिन है ना। एग्जाम्पल लिखे हैं, किस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर होना चाहिए, जैसे कि रिस्क असेसमेंट के रिगार्डिंग है, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग कोई प्रोसीजर हो सकती है, रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग, सब चीज़ें फिक्स है कि इंटरनल ऑडिटर रिपोर्टिंग कैसे करेगा, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेगा, रिस्क असेसमेंट कैसे करेगा, इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट कैसे करेगा, कब क्या करेगा, सब अगर प्रॉपरली रिटर्न है तो हम मानेंगे कि हाँ यार प्रॉपर चीज़ें हैं, यहाँ पर सिस्टमेटिक डिसिप्लिन अप्रोच से काम होता है। दूसरा, क्या IAF के लिए भी अप्रोप्रिएट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर है एंटिटी के अंदर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कैसा भी काम करे उसको ओके ही माना जाता है, अच्छा ही माना जाता है, उसके लिए भी तो कोई क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर होना चाहिए। भाई एंटिटी कोई प्रोडक्ट सर्विस बनाती है तो उसके लिए भी कोई क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर होती है ना कि एक प्रोडक्ट जो तुम बना रहे हो वो क्वालिटी वाला है कि नहीं। ऐसे इंटरनल ऑडिटर सर्विस दे रहा है तो उसकी सर्विस क्वालिटी वाली है कि नहीं, क्या उसके लिए कोई क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड बनाए हैं एंटिटी ने, अगर हाँ तो हम मानेंगे यहाँ पर सिस्टमेटिक डिसिप्लिन अप्रोच से काम होता है इंटरनल ऑडिट का, अदरवाइज नहीं। बोलो यारो यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। सांस लो, गहरी सांस लो, रिलैक्स। अगला हेडिंग क्या है सर? 8th नंबर का हेडिंग, circumstances in which the external auditor shall plan to use less of the work of the internal audit function and perform more of the work directly। ओहो, A+ क्वेश्चन है सर। देखो इसमें क्वेश्चन के स्टडी एग्जाम में आया है, ये एग्जाम का स्टडी है। बताओ कब एक्सटर्नल ऑडिटर ऐसा प्लान करेगा कि मुझे इंटरनल ऑडिटर के वर्क का कम यूज करना है, ज्यादातर काम खुद ही करना है, ऐसा कब करेगा वो प्लान? कब करेगा? जब इंटरनल ऑडिटर में दम नहीं होगी, जब इंटरनल ऑडिटर के काम में दम नहीं होगी। सिंपल है ना यार, मैं तुम्हारे काम का यूज कब नहीं करूंगा? जब तुम ही इंसान ढंग के नहीं हुए, तुम्हारा काम ढंग का नहीं, अदरवाइज तो मैं तुम्हारा यूज कर सकता था ना। तो सर क्या है, क्या है सर? देखो सबसे पहले तो वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। हमने देखा कि इंटरनल ऑडिटर में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, या इसको ऐसे बोलते हैं कि हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रोसीजर इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करती है, मतलब उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। अगर ऐसा है तो हम इंटरनल ऑडिटर के वर्क का यूज कम करेंगे। दूसरा, अगर उसका कॉम्पिटेंस लेवल भी कम है तो ये दो तो कॉमन हो गए भाई, 3 थे ना, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस और सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। अगर ये तीनों चीजें किसी के अंदर ना हो तो हम उसका वर्क कम यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ पर बोला कि कम यूज करेंगे तो ठीक है, बोले ऑब्जेक्टिविटी कम होगी तो कम यूज करेंगे, कॉम्पिटेंस लेवल कम होगा तो कम यूज करेंगे। 2 और है, अगर किसी मैटर में हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा तो भी हम ऐसे केस में उस एरिया में इंटरनल ऑडिटर का यूज कम करेंगे, हम खुद ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। फिर अगर कोई ऐसा एरिया चेक करना है जहां पर जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है तो ऐसा काम हम इंटरनल ऑडिटर से नहीं करवाएंगे, या ऐसी जगह पर इंटरनल ऑडिटर का कम से कम यूज करेंगे। ठीक है सर, जजमेंट ज्यादातर कहां पे लग सकता है? जैसे कि आप प्लानिंग करना है कोई रेलिवेंट ऑडिट प्रोसीजर की, कैसे प्लान करेंगे, कैसे ऑडिट को परफॉर्म करेंगे, इस रिगार्डिंग अगर आप सोच रहे तो ये काम आप ही सोचो, उससे मत करवाओ। किसी ऑडिट एविडेंस को इवैल्यूएट करने का काम है भाई, इसमें प्रोफेशनल जजमेंट लगना है, उससे मत कराओ, आप खुद ही काम करो ये वाला। ठीक है, बोलो क्या ये समझ में आया? बोलो बोलो बोलो। अब इस क्वेश्चन में क्या बताया था, चलो एक बार देख लेते हैं, क्या पता यही एग्जाम में आ जाए, क्योंकि आ तो चुका ही है, बहुत पहले आया था हालांकि। CA सुकेश इज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ एन एंटिटी। ठीक है भाई, ये एक्सटर्नल ऑडिटर है एंटिटी के। ही कम्स टू नो दैट देयर इज ऑल्सो एन इंटरनल ऑडिटर इन द एंटिटी। ओहो, उसको पता चला कि इंटरनल ऑडिटर भी है एंटिटी के अंदर। However, he finds that internal auditor is not reporting directly to higher echelons of the management। ओहो, इंटरनल ऑडिटर हायर लेवल पे रिपोर्ट नहीं करता है, मतलब छोटे मोटे लेवल पे रिपोर्ट करता है। ओहो, इंटरनल ऑडिटर का ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस मुझे कोई ऊंचा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये तो बस छोटे मोटे लोगों को रिपोर्ट कर रहा है, मतलब छोटा ही होगा, समझ रहे हो? ठीक है, CA सुकेश हैज ऑल्सो असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू बी हाई। अच्छा, CA सुकेश को लग रहा है कि हमारी जिस एंटिटी का हम ऑडिट करने आए हैं वहां पर रोमम ज्यादा है, ये भी लग रहा है, बहुत बढ़िया। डिस्कस करो वेदर इट वुड बी
प्रॉपर फॉर सीए सुकेश टू रिलाई अपॉन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। बताओ क्या ऐसे केस में एक्सटर्नल ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर के वर्क पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए, या ऐसी सिचुएशन में क्या इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज भी करना चाहिए? नहीं। ठीक है, तो क्या लिखा है, ही इज नॉट रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द हायर एक्लोन्स ऑफ द मैनेजमेंट, इट शोज दैट सच अ फंक्शन इज नॉट गिवन इट्स ड्यू इंपोर्टेंस। मतलब ज्यादा इज्जत नहीं है एंटिटी के अंदर ऐसे ऑडिटर की जो छोटे मोटे लोगों को रिपोर्ट कर रहा है, ना कि बड़े लोगों को रिपोर्ट कर रहा है। रोमम भी क्या है, हाई है, इसलिए दोनों की दोनों फैक्टर ही सजेस्ट करते हैं कि ही शुड नॉट रिलाई अपॉन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर एक्सटेंसिवली। और पूरे 4 के 4 ये पॉइंट समझा देना। जिस एरिया में ज्यादा जजमेंट लगता हो वहां इंटरनल ऑडिटर का कम यूज करेंगे, जहां पर रिस्क ज्यादा हो इंटरनल ऑडिटर के वर्क का यूज कम करेंगे, जहां पर ऑब्जेक्टिविटी मिसिंग हो, जहां पर कॉम्पिटेंस लेवल भी कम हो। ये 4 चीजें होंगी तो इंटरनल ऑडिटर के वर्क का यूज नहीं करेंगे या कम करेंगे। बोलो यार। फिर क्या है सर, व्हेन एन एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। क्या हम इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं? क्या डायरेक्टली उससे बोल सकते हैं कि मेरे लिए काम कर दो? हाँ बोल सकते हो, लेकिन कब ऐसा नहीं करना है, कब ऐसा नहीं करना है? बहुत बढ़िया सर, वही जहां पर ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व हो, जहां पर सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व हो। सेम टू सेम आंसर है, समझ रहे हो, ज्यादा लोड नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। फिर जहां पर हायर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ऑडिटर को लग रहा है कि इस एंटिटी में इस बार की ऑडिट में हायर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है, भाई इस बार तो हम इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेंगे, ऐसा प्लान कर सकते हैं। ये दो तो हो गए भाई आपके कॉमन। अब आ जाते हैं सी और डी में। रिलेट टू वर्क विद द इंटरनल ऑडिटर हैव बीन इन्वॉल्व। ओ हो, अगर कोई काम इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी शुरू कर चुका है, ऑलरेडी वो इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है, और इसको वो ऑलरेडी रिपोर्ट करने वाला है मैनेजमेंट को या टीसीडब्ल्यूजी को, तो फिर अब जो काम है वो ऑलरेडी शुरू कर चुका है, आधा अधूरा कर चुका है, तो हम बोलेंगे भाई अब वो तुम काम अपने हिसाब से कर लो। वो वर्क अगर हमारे लिए एडिक्वेट लगे तो उस वर्क का भले ही हम यूज कर लेंगे, लेकिन उस काम में अब हम आपका डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेंगे, नहीं तो रिपीटेशन हो जाएगा। तो वो काम जो आप ऑलरेडी शुरू कर चुके वो आप खुद ही कर लो, हम कोई और काम आपसे करवा लेंगे। फिर भी अगर इस काम में हमको जरूरत लगेगी तो जो तुम्हारा काम होगा उस वर्क को हम यूज कर सकते हैं। अभी देखो समझो, अभी अपन बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस कब नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे काम में उससे डायरेक्ट असिस्टेंस मत लो, या ऐसा काम उससे मत करवाओ जो वो ऑलरेडी शुरू कर चुका है और बहुत सारी हद तक कर भी चुका है। तो उससे बोलो कि वो काम भाई तुम कर लो, वो काम मैं तुमसे नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि तुम वो ऑलरेडी शुरू कर चुके हो, मैं तुमसे कोई नया काम करवाऊंगा जो मेरे हिसाब से करवाऊंगा पूरा का पूरा, राइट। फिर रिलेट टू डिसीजन द एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डेंस विद द एसिस रिगार्डिंग द आईएएफ। अरे रे रे, ये क्या बात हुई सर? अगर ऐसा कोई डिसीजन लेना है जो आईएएफ से ही रिलेटेड है, या आईएएफ के वर्क का यूज करें या ना करें, उसका डायरेक्ट असिस्टेंस ले या ना ले, उसी से रिलेटेड है, तो यार ये डिसीजन तो तुमको लेना पड़ेगा ना। एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क का यूज करेगा ना करे, ये भी उससे पूछेगा क्या? ये तो तुम डिसाइड करोगे ना। अरे मैं टीचर हूं, मुझे किसी बच्चे की हेल्प लेना है नोट्स बनवाने में, तो ये उससे पूछूंगा कि क्यों तुम्हारी हेल्प लूं कि ना लूं, कि मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे उसकी हेल्प लेना है कि नहीं लेना। समझ रहे ना? तो एक्सटर्नल ऑडिटर अगर कोई ऐसा डिसीजन लेता है जो इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड है, या इंटरनल ऑडिटर के वर्क का यूज करें या ना करें इससे रिलेटेड है, या इंटरनल ऑडिटर का डीए डायरेक्ट असिस्टेंस ले या ना ले इससे रिलेटेड है, अगर ऐसा है तो ये डिसीजन तुमको खुद लेना पड़ेगा यार, उससे पूछोगे। ये काम तो तुम्हारा है ना कि तुम्हें उसके वर्क का यूज करना है कि नहीं करना, उसका डीए लेना है कि नहीं लेना है ना? ओके, ये काम थोड़ी ना उससे कराओगे यार मुन्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है सर? ये केस स्टडी है, देखो खत्म हो गया, कितना आसान, कितने मिनट लगे अपन को? 28 मिनट लगा, और ये ए पार्ट पूरा हो गया, राइट। इसके बाद भी है चीजें पर वो ठीक है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार सुनना जरूर है ना, वो पार्ट 2 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं। पहले केस स्टडी देख लेते हैं। अ कंपनी हैज स्टिपुलेटेड अ कंट्रोल थ्रू इट्स ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर। देखो आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं भाई, एग्जाम में केस स्टडी का माहौल बन गया है भाई। तो एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है एंटिटी का, एक कंपनी का, और उसमें क्या है 12% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो कस्टमर से जो 1 महीने के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं। मतलब सेल्स हुई, उसके 1 महीने के अंदर कस्टमर को पेमेंट करना होता है, अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा अपन को 1 महीने के अंदर, तो अपन उस पर 12% का ब्याज लेंगे, 12% का ब्याज चार्ज करेंगे, ठीक है। अब द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी फाइंड्स दैट ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड सॉफ्टवेयर हैज फेल्ड टू चार्ज इंटरेस्ट ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल ग्लिचेस। ओहो, इंटरनल ऑडिटर ने देखा कि यार वो सॉफ्टवेयर है ना बीच में फेल हो गया था, और इसलिए कई सारे कस्टमर से ये 12% का इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं हो पाए क्योंकि सॉफ्टवेयर ही फेल हो गया था, ठीक है, टेक्निकल ग्लिच की वजह से, है ना। डज रिपोर्टिंग ऑफ अबव सिचुएशन फॉल इन द डोमेन ऑफ इंटरनल ऑडिटर वर्क? बोले क्या ये इंटरनल ऑडिटर के वर्क में आता है? हाँ, इंटरनल ऑडिटर को चेक करना होता है कि इंटरनल कंट्रोल बराबर काम कर रहे कि नहीं कर रहे। तो ये तुम्हारा सॉफ्टवेयर फेल हो रहा है मतलब कंट्रोल बराबर नहीं है ना यार, समझ रहे हो? ऐसा क्या लिखा? इन द गिवन केस इंटरनल ऑडिटर हैज फाउंड दैट कंट्रोल्स रिलेटिंग टू लेविंग ऑफ इंटरेस्ट हैव नॉट बीन ऑपरेटेड। ठीक है, कंट्रोल काम नहीं करे तभी तो बंद हो गया,
कंट्रोल अच्छे होते तो सिस्टम बीच में बंद थोड़ी होता है। द सिस्टम हैज नॉट लेविड स्टिपुलेटेड इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पीरियड, मतलब इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो पाया। इट कैन रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ इनकम फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए लॉस ऑफ इनकम हुआ ना। एंड इम्प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और इस वजह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी वो हो गई आपकी, डिस्टर्ब हो गई। सच अ मैटर डेफिनेटली फॉल्स इन द डोमेन ऑफ रिपोर्टिंग बाय द इंटरनल ऑडिटर। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, मतलब ऐसी रिपोर्टिंग इंटरनल ऑडिटर को करनी पड़ेगी। एक बार पूरा आंसर देख लेते हैं। पहले इन्होंने बताया आईएएफ होता क्या है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि आईएएफ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और स्पेशली यहाँ पर बात होनी है आईएएफ तो ठीक है, आईएएफ के अंदर एक चीज़ आती है इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस, या यूँ कहूँ कि एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल्स आर कवर्ड इन आईएएफ। मतलब ये 4 चीज़ें मेनली। ये क्वेश्चन पता है किस पर फोकस है? एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल पर। सोचो कितना अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा। तो अगर आपने ये ऐसा क्वेश्चन करके देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कहीं कोई ऐसा एग्जाम्पल बनता है, ऐसी केस स्टडी बनती है जिसमें कोई चीज़ किसी एक तरीके से होना चाहिए थी पर वो उस तरीके से नहीं होती, इसका मतलब वहाँ पर कंट्रोल प्रॉपर नहीं है। अब एग्जाम्पल में नाम कुछ भी दे दें, परसेंटेज कुछ भी दे दें, कुछ भी कहानी सुना दें, पर सिचुएशन क्या है कि जो चीज़ जैसी चली चाहिए वैसी नहीं अगर चल रही है, और फिर उससे पूछा जाता है कि बताओ क्या ये चीज़ इंटरनल ऑडिटर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी, तो हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि जो चीज़ जैसे काम करनी चाहिए अगर वो वैसे काम नहीं कर रही है, इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल बराबर काम नहीं कर रहे, तो हम बोलेंगे कि हाँ एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल ये तो मेन काम है इंटरनल ऑडिटर का, तो ये उसके स्कोप के अंदर आएगा, है ना। तो आईएएफ का मीनिंग समझा देना, एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल चारों बता देना, फिर लिख देना देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द इंटरनल ऑडिटर इंक्लूड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिव्यूइंग कंट्रोल्स। इंटरनल ऑडिटर का एक काम ये भी है कि वो कंट्रोल्स को रिव्यू करे, उनके ऑपरेशन को इवेल्युएट करे और रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करे। बोलो यारो क्या ये क्लियर है? बताओ बताओ बताओ। ये हो गए हमारे ए कैटेगरी क्वेश्चंस। बोलो यारो क्या यहाँ तक क्लियर है? चलो अच्छा एक काम करते हैं, बी कैटेगरी क्वेश्चन भी यहीं कवर कर लेते हैं, थोड़ी देर और लगेगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस सुनना है आपको। चलो 11th हेडिंग में क्या है? व्हाट फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटर एंड आईएएफ। आईएएफ और एक्सटर्नल ऑडिटर के बीच का कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव कब होगा? सिंपल है यार, दो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन कब अच्छा होगा? जब वो 5-5 साल में बातें करेंगे कि या डेली बातें करेंगे या थोड़े थोड़े दिनों में बातें करते रहेंगे? सर थोड़े थोड़े दिनों में बातें करते रहोगे तो आपका कनेक्शन अच्छा बना रहेगा, सही कह रहा हूं ना। तो डिस्कशन टेक प्लेस एट अप्रोप्रिएट इंटरवल थ्रू आउट द पीरियड। अप्रोप्रिएट इंटरवल पे दोनों के बीच में अगर डिस्कशंस होते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, तो उनके बीच का कम्युनिकेशन इफेक्टिव बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव बना रहेगा। दूसरा, अगर एक्सटर्नल ऑडिटर को कोई ऐसा मैटर मिलता है जो आईएएफ के लिए सिग्निफिकेंट है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर उसको इन्फॉर्म अगर करता है तो हम बोलेंगे कि इनके बीच का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है। सिंपल है यार, अगर मुझे तुमसे रिलेटेड कुछ मिलता है, मुझे पता है कि जो चीज़ मुझे मिली है वो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तुम्हारे काम में बहुत हेल्पफुल होगी, और वो चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका मतलब अपने बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा है। सिमिलरली अगर तुमको कोई चीज़ ऐसी मिलती है, जैसे देखो आईएएफ को कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो एक्सटर्नल ऑडिटर के काम की है, और आईएएफ ऐसी बातें या ऐसे मैटर या ऐसी चीज़ें एक्सटर्नल ऑडिटर को बता देता है, तो इससे अच्छा कोऑर्डिनेशन क्या होगा? सिंपल सिंपल बोलो सर, कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में कब अच्छा माना जाएगा? जब एडिक्वेट इंटरवल पे दोनों की बीच में डिस्कशन होता रहे। दूसरा, जब मुझे अगर कोई इंपोर्टेंट चीज़ मिलती है, कोई इंपोर्टेंट मैटर मिलता है जो तुम्हारे लिए रेलिवेंट है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर तुम्हें अगर कोई ऐसा मैटर मिलता है जो मेरे लिए रेलिवेंट है, मेरे लिए अच्छा है, तो वो तुम मुझे बताते हो, अगर ऐसा है मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छा है। ऐसी ही बातें बताओ कहाँ लिखी है? ऐसे 299 में ज्वाइंट ऑडिटर के बीच में कोऑर्डिनेशन में भी लगभग यही बात लिखी है। समझ रहे हो आप? चाहो तो देख लेना। फिर क्या लिखा है सर 12th पॉइंट में? What an external auditor should consider when determining the nature and extent to which the work of IAF can be used and what are the example of such work। ध्यान से सुनना भाई, है ना। क्या लिखा है सर? Once the external auditor has determined that the work of IAF can be used। अगर मान लो एक्सटर्नल ऑडिटर ने डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है IAF के वर्क का यूज करना है, तो सबसे फर्स्ट कंसिडरेशन पता है उसका क्या होगा? वो ये देखेगा whether the planned nature and scope of the work of IAF। मतलब जो आईएएफ का वर्क है, जो आईएएफ का वर्क है उसमें क्या देखना है? वेदर द प्लान्ड नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क। आईएएफ ने जो वर्क करा है वो किस नेचर का वर्क है, ठीक है, और क्या क्या करा है उसने, उस वर्क में क्या क्या कवरेज है, उसका कवरेज देखना है ना। तो जो भी वो परफॉर्म किया गया है या जो भी वो करने वाला है, क्या वो रेलिवेंट है मेरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान के हिसाब से? बताओ। अगर मान लो एक्सटर्नल ऑडिटर ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इंटरनल ऑडिटर के वर्क का यूज करना है,
तो फिर एक्सटर्नल ऑडिटर को ये देखना होगा कि इंटरनल ऑडिटर ने किस नेचर का काम करा है उसकी, ठीक है, और उसके वर्क का स्कोप क्या था। और ये सब इसलिए देखना है क्योंकि सबसे वो उसे ये समझना है कि क्या ये सब रेलिवेंट है मेरी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी या ऑडिट प्लान के हिसाब से। मेरी स्ट्रेटेजी मेरे प्लान के हिसाब से क्या सामने वाले का की वर्क का नेचर और स्कोप मेरे हिसाब से है या नहीं। अगर ऐसा होगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा ना, नहीं तो क्यों आगे बढ़ूंगा, है ना। ठीक है, तो ये लिखा था व्हाट एन एक्सटर्नल ऑडिटर शुड कंसीडर, क्या कंसीडर करेगा, नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर फंक्शन, है ना, फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट टू विच द वर्क ऑफ आईएएफ कैन बी यूज्ड। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हारे वर्क का यूज करूंगा, लेकिन किस हद तक करूं, कौन सा काम यूज करूं और किस हद तक यूज करूं, तो ये इस बात पर डिपेंड करता है, किस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे वर्क का जो नेचर और स्कोप है वो मेरी स्ट्रेटेजी और मेरे प्लान के हिसाब से कितना रेलिवेंट है। बोलो क्या ये क्लियर है? यस सर। अब देखो आगे क्या लिखा है, अगला लिखा है व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सच वर्क, बताओ कुछ एग्जाम्पल दो ऑफ वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। आपको बताना है कि बताओ कौन कौन से एरियाज में एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क का यूज कर सकता है। कुछ एग्जाम्पल देने हैं, पूरा ऐसे पढ़ लिया है तो अब तो ये मुझे लगता है ये बात तो शुरू में ही हो जानी चाहिए थी कि सर एक्सटर्नल ऑडिटर नॉर्मली किन किन एरियाज में इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज कर सकता है। ठीक है, बहुत जनरल है, सिंपल है। एक तो सर कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं, कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं है, ये चेक करने में एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर की हेल्प ले सकता है। ठीक है, क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि यार इंटरनल ऑडिटर का तो मेन काम ही कंट्रोल्स को चेक करना है, तो मेन काम तो उसने अपने ढंग से करा ही होगा, अपन नॉर्मली ये मान सकते हैं। तो अपन को भी इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, तो इस काम में अपन उसकी मदद ले सकते हैं क्योंकि सामने वाले का तो मेन काम ही यही है। ठीक है, फिर अगर ऐसा कोई मैटर है जहाँ पर लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व है तो ऐसे एरिया में भी हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। फिर इन्वेंट्री काउंटिंग जैसा मैटर है तो सब जगह नहीं भाई, कुछ अपन काउंटिंग कर ले, कुछ थोड़ी बहुत काउंटिंग उससे करा सकते हैं अपन, है ना। कोई ट्रांजेक्शन वगैरह ट्रेस करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम से, कुछ जो थोड़ा कम रेलिवेंट ट्रांजेक्शन या कम मटेरियल ट्रांजेक्शन है वो उससे चेक करा सकते हैं। फिर ये 5वां पॉइंट है टेस्टिंग कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एंटिटी ने लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करी है या नहीं करी है, ये भी उसका मेन कामों में आता है। देखो आप एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल, देखो इसके अंदर आ रहा था ना ये, तो ये भी उसका मेन कामों में से एक है, तो अपन इसमें भी उसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो दीज आर द एग्जांपल्स वेयर वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज्ड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। जहाँ लिमिटेड जजमेंट हो ये तो अपन लिख ही सकते हैं, कंट्रोल चेक करना उसका मेन काम है तो उसमें अपन उसकी हेल्प ले सकते हैं। कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन भी उसका मेन काम है तो उसमें भी अपन उसकी हेल्प ले सकते हैं। बाकी इन्वेंट्री काउंटिंग वगैरह जैसे या छोटे मोटे ट्रांजेक्शन है वो चेक करवाने में हेल्प ले सकते हैं। फिर सर एक जरूरी मुद्दा क्या लिखा है सर, व्हाट आर द एग्रीमेंट टू बी मेड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर प्रायर टू यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहा है तो ऐसे केस में एक्सटर्नल ऑडिटर को कुछ एग्रीमेंट करने होंगे। बताओ वो कौन कौन से एग्रीमेंट है? 2 एग्रीमेंट है सर। एक एग्रीमेंट एक्सटर्नल ऑडिटर को करना होगा किसके साथ? इंटरनल ऑडिटर के साथ। और एक एग्रीमेंट करना होगा एक्सटर्नल ऑडिटर को किसके साथ? एंटिटी के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के साथ। बोलो यारो क्या ये क्लियर है? यस सर। पहले समझ लेते हैं कि एंटिटी के साथ एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या एग्रीमेंट करना है। ये एग्रीमेंट करना है कि सुनो इंटरनल ऑडिटर को तुम अलाउ कर रहे हो कि वो मेरी बातें माने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, ठीक है, और एंटिटी बीच में इंटरवेन नहीं करेगी। सिंपल शब्दों में मैं एंटिटी से ऐसा एग्रीमेंट करूंगा कि सुनो एंटिटी तुम अपने इंटरनल ऑडिटर को अलाउ कर रहे हो कि वो मेरे लिए काम करे, और जब मैं उससे काम करवा रहा हूँ तो तुम बीच में इंटरवेन नहीं करोगे। एक फिर मैं इंटरनल ऑडिटर से भी एग्रीमेंट करूंगा कि सुनो मेरे ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी का फीचर लगता है, मतलब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन किसी और को डिस्क्लोज नहीं करनी होती है। अब सिंस तुम मेरा काम कर रहे हो तो तुम ध्यान रखना जो भी तुम्हें मेरे काम करने के दौरान इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन या जो भी तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें किसी और को डिस्क्लोज नहीं करना है ना। तो दे विल कीप कॉन्फिडेंशियल स्पेसिफिक मैटर एज इंस्ट्रक्टेड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इन्फॉर्म द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ एनी थ्रेट टू देयर ऑब्जेक्टिविटी। अगर कोई ऑब्जेक्टिविटी पर थ्रेट आए तो मुझे बताना, पर कोई भी बात डिस्क्लोज मत करना कहीं, ठीक है ना। तो ऐसा एग्रीमेंट हमें इंटरनल ऑडिटर के साथ करना है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट एक्शंस मस्ट द एक्सटर्नल ऑडिटर टेक इफ दे प्लान टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्या मतलब हुआ सर, क्या क्या एक्शन लेने हैं। अब ये थोड़े से बहुत लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई। अगर मान लो मैंने प्लान कर लिया है कि मैं इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का वर्क यूज़ कर रहा हूँ या इंटरनल ऑडिटर के वर्क का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं पता क्या करूँगा, डिस्कस कर लूँगा उनसे प्लान यूज ऑफ इट्स वर्क विथ आईएएफ,
फॉर कोऑर्डिनेटिंग देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज़, मतलब उनसे डिस्कस कर लेंगे शुरुआत में। यार जब वर्क यूज़ ही करें तो डिस्कस कर लें कि यार उनको बता दें कि हम तुम्हारी वर्क का क्या यूज़ करने वाले हैं, सारा डिस्कशन हो जाएगा तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। ऐसा थोड़ी कि कुछ बात ही नहीं हुई है बस यूज़ करने लगे उसकी वर्क का, है ना। सो डिस्कस द प्लान्ड यूज ऑफ इट्स वर्क, मतलब उनसे डिस्कस करेंगे कि हम तुम्हारी वर्क का क्या यूज़ करने वाले हैं, ताकि आगे जब हम यूज़ करेंगे तुम्हारी वर्क का तो एक कोऑर्डिनेशन हम दोनों के बीच में बना रहेगा। फिर रीड दी रिपोर्ट्स ऑफ आईएएफ, आईएएफ की रिपोर्ट्स तो पढ़नी पड़ेंगे ना। अब उसकी वर्क का यूज़ कर रहे हो तो क्या करोगे, रिपोर्ट्स ही पढ़ोगे ना, ठीक है। तो वो रिपोर्ट्स रीड करना है ताकि ये पता चल जाए कि उसने जो वर्क करा है वो कैसा क्या है, वो वर्क आपके लिए सही है कि नहीं, है ना। टू द वर्क ऑफ द फंक्शन दैट द एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान्स टू यूज टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इट परफॉर्म्ड एंड द रिलेटेड फाइंडिंग्स, मतलब हम उसकी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि उसने किस टाइप का काम करा है, किस एक्सटेंट तक, किस नेचर की ऑडिट प्रोसीजर वगैरह लगाई हैं, इन सब का आइडिया मिल जाए, है। और लास्ट है हम सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे ये जानने के लिए कि उसने जो काम करा है वो हमारे पर्पस के लिए एडिक्वेट है कि नहीं है। तो सिंपल है, सबसे पहले डिस्कस कर लो उससे कि हम उसकी वर्क का क्या यूज़ करने वाले हैं, प्लान्ड यूज ऑफ वर्क ऑफ आईएएफ, ताकि आगे उस हिसाब से कोऑर्डिनेशन बना रहे। दूसरा उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, वर्क की जो रिपोर्ट्स हैं उनको रीड करेंगे ताकि पता चल जाए कि उसने किस नेचर और एक्सटेंट की ऑडिट प्रोसीजर्स लगाई हैं, ठीक है, या किस टाइप के काम करे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। और फाइनली हमें सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर लगाना है ये इंश्योर करने के लिए कि उसका जो काम है वो हमारे लिए एडिक्वेट है या हमारे पर्पस से एडिक्वेट है, हमारे पर्पस के लिए एडिक्वेट है, ठीक है। क्या ये क्लियर है? फिर क्या लिखा है सर, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस में बी व्यूड एज कॉन्टिन्यूम। कॉन्टिन्यूम मतलब ऑलमोस्ट एक जैसे ही है या एक सीक्वेंस में चलते हैं विथ माइनर डिफरेंस, ना के बराबर डिफरेंस है, दोनों एक जैसे ही है, एक सीक्वेंस में ही चलते हैं, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो क्या लिखा है सर, ये कभी आ जाए, आजकल आईसीआई उल्टी सीधे काम करता रहता है, 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या लिखना है सर, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस आर क्लोजली कनेक्टेड या आर व्यूड एज कॉन्टिन्यूम, वही बात है, दोनों में क्लोज कनेक्शन है। व्हेन आईएएफ हैज बोथ, अगर आईएएफ में दोनों चीजें हैं, क्या क्या, ऑब्जेक्टिविटी भी है और हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस भी है। अगर एक इंटरनल ऑडिटर में ऑब्जेक्टिविटी भी है और कॉम्पिटेंस भी है तो एक्सटर्नल ऑडिटर की चांसेस ज़्यादा हैं कि वो उनके वर्क पे ज़्यादा रिलाई करेगा और बहुत सारे एरियाज में रिलाई करेगा, सिंपल। इन दोनों में क्लोज कनेक्शन है। अगर इंटरनल ऑडिटर की जो ऑब्जेक्टिविटी है वो भी हायर है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रोसीजर और उसका ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस उसकी ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, और उस इंटरनल ऑडिटर का कॉम्पिटेंस भी ज़्यादा है, अगर ये दोनों चीज़ें उसमें ज़्यादा हैं तो ऐसे केसेस में एक्सटर्नल ऑडिटर उस इंटरनल ऑडिटर के वर्क का यूज़ ज़्यादा करेगा, इनफैक्ट ज़्यादा एरियाज में करेगा, ठीक है। तो ये कॉमन हो गई कि दोनों चीज़ें अगर होंगी तो एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क का यूज़ ज़्यादा करेगा, ठीक है, दोनों में क्लोज कनेक्शन है। और क्या बोल सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन जो है, या यूँ कहो कि ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट जो है या ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस जो है, इसको स्टेटस बोल दे रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस और जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं अगर वो ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करती हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तब भी ये कंपेंसेट नहीं करता है फॉर लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। मतलब चलो मान लिया कि इंटरनल ऑडिटर में ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो क्या ये कॉम्पिटेंस को रिप्लेस कर जाएगा कि ऑब्जेक्टिविटी या कॉम्पिटेंस नहीं है तो चलेगा? कभी नहीं। क्या लैक ऑफ कॉम्पिटेंस को ऑब्जेक्टिविटी कंपेंसेट कर सकता? नहीं कर सकता है। एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर कोई इंसान बहुत काबिल है लेकिन उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है तो चल जाएगा क्या? क्या कॉम्पिटेंस कंपेंसेट कर सकता है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी को? आंसर इज नो। तो दोनों ही साथ में होना जरूरी है, एक है दूसरा नहीं है तो ऐसा नहीं चलेगा, दूसरा है पहला नहीं है ऐसा नहीं चलेगा, दोनों कॉन्टिन्यूम, दोनों होना चाहिए। दोनों होंगे तो क्या होगा, यहां पर लिखा है एक्सटर्नल ऑडिटर तुम्हारे वर्क का ज्यादा यूज करेगा, और दोनों में से कोई एक है तो एक दूसरे को कंपेंसेट नहीं कर सकता और दूसरा पहले को कंपेंसेट नहीं कर सकता, राइट। फिर आ जाते हैं अपनी 16 नंबर हेडिंग पर, इन डिस्कसिंग द प्लान्ड यूज ऑफ देयर वर्क विद द आईएएफ एज अ बेसिस फॉर कोऑर्डिनेटिंग द रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है, इट मे बी यूजफुल टू एड्रेस द वेरियस मैटर्स। अच्छा क्या होता है जब हम इंटरनल ऑडिटर के वर्क का यूज करने वाले होते हैं ना, तो अभी मैंने बताया था कि उससे डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग प्लान्ड यूज ऑफ हिज वर्क, मतलब उसके साथ बैठते हैं, उसको बताते हैं कि हम तुम्हारे वर्क का कैसा का यूज़ करने वाले हैं ताकि आगे की एक्टिविटीज़ प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट हो सकें। हम दोनों के बीच में बातें होती रहेंगी। यार किसी की वर्क का यूज़ करने वाले हो या किसी का डायरेक्ट असिस्टेंस लेने वाले हो तो उससे पहली मुलाकात एक मीटिंग अच्छे से करोगे ना कि हम आगे कैसे क्या प्रोसीड करेंगे,
है ना, और फिर अच्छी पहली मुलाकात हो जाएगी तो आगे भी कोऑर्डिनेशन बढ़िया बना रहेगा। ठीक है, तो बोले इससे क्या होगा, इससे इट मे बी यूजफुल टू एड्रेस द वेरियस मैटर, ऐसा करने से क्या हो जाएगा। बोले बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो एड्रेस हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जो एड्रेस हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे या रिजॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि इट मे बी यूजफुल टू एड्रेस द फॉलोइंग, मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा टाइमिंग ऑफ सर्च वर्क, हम कब तुम्हारी वर्क का यूज़ करेंगे, कौन से वाले वर्क का यूज़ करेंगे, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कवरेज क्या है, या ये यूँ समझ लो तुम कि उसके काम के रिगार्डिंग अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम उससे पूछ सकते हैं कि तुमने कोई काम कब किया था, ठीक है, कौन से टाइप का काम करा है तुमने और किस हद तक तुमने कवरेज रखा है। ये तो भूल ही नहीं सकते सर, नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कवरेज। ठीक है, किस टाइप का काम करा है, किस टाइम पर करा है, और क्या तुम्हारा एक्सटेंट था, कितना गहराई में तुमने चेकिंग करा है। ये सब कब होगा, जब आप डिस्कशन करोगे, कोऑर्डिनेशन रखोगे आपस में, तो ये सब चीज़ें क्लियर होंगी, आपको पता चल पाएगा उससे ये सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, आप उसका एनटी जान सकते हो कि उसने कैसे क्या करा है, और अपना डिस्कस कर सकते हो कि हम तुम्हारे काम का कब कैसे क्या यूज़ करने वाले हैं, ऐसा। फिर मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ठीक है, एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, हम उससे पूछ सकते हैं कि यार आपने मटेरियलिटी क्या रखी, मतलब उसने बताया कि सर हमने 5 लाख के ऊपर के सारे ट्रांजेक्शन चेक करे, हम कहेंगे ओ हो कोई मतलब का नहीं, हमको तो 2 लाख के ऊपर के सारे ट्रांजेक्शन चेक करने थे, मतलब उसका मटेरियलिटी लेवल हमारा मटेरियल लेवल मैच ही नहीं हो रहा है। तो मटेरियलिटी क्या रखी है उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या रखी है, ये सब जानना है, तो डिस्कशन करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। फिर उसने कौन सी मेथड लगाई है फॉर सिलेक्शन ऑफ मतलब सैंपल के सिलेक्शन के लिए कौन सी मेथड लगाई है, क्या सैंपल साइज रखी है, ये सब पता चल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन उसने कैसे करा है वो हमें पता चल जाएगा, और वो उसके यहाँ किसने क्या कैसे रिव्यू करा है वर्क को, किसने किसको रिपोर्टिंग करी है, रिपोर्टिंग का तरीका क्या था, ये सब बातें आपको पता चलेंगी बेटा अगर आप कोऑर्डिनेशन रखोगे तो, अगर उससे आप कनेक्ट रहोगे तो ये सब पता चलेगा उसके बारे में। उसका नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कवरेज क्या था, 3 पॉइंट हो गए, नेचर ऑफ वर्क, टाइमिंग ऑफ वर्क और ऑडिट कवरेज या एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कवरेज। फिर मटेरियलिटी क्या रखी, देखो ये ऑडिट के सीक्वेंस में ही है, उसने मटेरियलिटी क्या रखी है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल क्या रखा है, सैंपल का साइज क्या रखा है, फिर डॉक्यूमेंटेशन कैसे करा है, रिपोर्टिंग कैसे करा है। मैंने बताया था ना कॉपी में भी ये बोला था कि इनका सीक्वेंस देखा जाए तो ये सीक्वेंस में ही चल रहे हैं, ऑडिट की प्रोसेस जो होती है ना उसी में। लास्ट पॉइंट और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये स्टैंडर्ड फिनिश, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या डिफरेंस है। आ सकता है भाई, आ सकता है, ठीक है, 3 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। तो सर द टर्म इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिफर्स टू द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, क्या है सर ये, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हैं जो लगाई जाती हैं कंपनी के द्वारा फॉर एंश्योरिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, effectiveness and efficiency of operations, compliance with laws and regulations, safeguarding of asset and prevention and detection of fraud। ओह, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है सर, इंटरनल कंट्रोल याद है आपको, इंटरनल कंट्रोल जैसे ही समझ लो ये हो गया, सीधा सीधा वही हो गया एक तरीके से। ये वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर है, ये वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर हैं जो लगाई जाती हैं क्या इंश्योर करने के लिए, जो लगाई जाती है क्या इंश्योर करने के लिए, कहाँ गया फॉर इंश्योरिंग, वही 4 चीज़ें यहाँ 5 लिखी हैं। रिलायबिलिटी ऑफ, नहीं अपन ऐसा बोल देते हैं, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट क्यों करना है, ताकि ऑपरेशन इफेक्टिवली एफिशिएंटली चलते रहें। कंप्लायंस ऑफ लॉज रेगुलेशन क्यों करना है, ताकि रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रहे। मैंने ऐसे ही बताया था ना, इंटरनल कंट्रोल में ये 4 आते थे, मतलब ये जो 4 मैंने बोली ना ये एक्चुअली एंटिटी के ऑब्जेक्टिव हैं। तो इंटरनल कंट्रोल एंटिटी की ये 4 ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। अब यहाँ पर एक और ऐड हो गया, कौन सा, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर हैं जो डिज़ाइन की जाती हैं ये इंश्योर करने के लिए कि ये 5 चीज़ें मेंटेन रहें, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अच्छा ये एक छोटा टर्म है, देखो ये छोटा टर्म है, ये इसमें लिखा है इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब केवल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में तो एक पॉइंट था रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके अलावा भी 4 और हैं, देखो ना तुम, इसमें कहाँ गया, देखो आप, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये तो है, इसके अलावा भी बहुत सारा है, देखो आप, इसका मतलब IFC एक बड़ा शब्द है, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक छोटा शब्द है, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड वेयर, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग केवल कब रिक्वायर्ड है, वेयर ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
एंड सच ओपिनियन इज इन एडिशन टू एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द ऑडिटर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोले ये वाला मैटर केवल और केवल तब आएगा जब कोई एक्सटर्नल ऑडिटर से ये बोलेगा, जब कोई एक्सटर्नल ऑडिटर से ये बोलेगा या सॉरी एक सेकेंड, जब कोई ये बोलेगा एक्सटर्नल ऑडिटर से कि आपको क्या करना है, आपको एंटिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर रिपोर्टिंग करना है या ओपिनियन देना है, ये मैटर तभी आएगा। जैसे आप देखो 143 सबसेक्शन 3 का जो आई है क्लॉज, वो बोलता है ना कि आपको ये इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर बोलना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, ऑडिट रिपोर्ट में 2 एनेक्सर होते हैं, एक कारो का, एक यही होता है इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब ऑडिटर को सेपरेटली ओपिनियन देनी पड़ती है कि एंटिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसी है, उसके ऊपर कंट्रोल्स कैसे हैं। तो बोले इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड ही कब है, जब ऑडिटर को ओपिनियन एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। मतलब ये मैटर आएगा ही कब नॉर्मली, नहीं तो आईएफसी के अंदर तो सभी कुछ आ गया ना, पर ये मैटर आएगा ही कब, जब इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और ये जो ओपिनियन है ये मेन ओपिनियन के अलावा दी जाती है। मतलब मेन ओपिनियन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर देनी वो तो देनी ही है, अलग से आपको कभी कभी लॉ बोल सकता है कि आपको क्या करना है, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर ओपिनियन देना है। ठीक है, देयरफॉर वही कहानी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज अ वाइडर टर्म, अभी बात हुई, ये बड़ा टर्म है। वेयर एज इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज नैरोअर टर्म, ये छोटी टर्म है। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड है केवल काय पर, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओनली, मतलब बस इतने ही तक रेस्ट्रिक्टेड है, इसके अंदर सारी चीज़ें कवर नहीं होती हैं। तो ऐसा ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं है, बस इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को डिफाइन कर दिया और आईएफसी मतलब इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ये बोल दिया कि रिक्वायर्ड ही तब होता है जब लॉ या रेगुलेशन ऑडिटर से बोले कि आपको रिपोर्टिंग करनी है अलग से इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, अलग से ओपिनियन देना है इन एडिशन टू मेन ओपिनियन। तो ये पिक्चर में आएगा। तीसरा बता दो कि ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एक वाइडर टर्म है और इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक नैरोअर टर्म है, क्योंकि इसके अंदर केवल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर इंटरनल कंट्रोल के ऊपर बात होती है। बोलो, ये हो गया स्टैंडर्ड यहाँ पर फिनिश। एटलीस्ट यार मेन हेडिंग्स को तो अच्छे से करके रखो। दूसरा क्या है, एमसीक्यू जब आते हैं तो आपको कुछ तो पढ़ा हुआ हो, और आपका सुना हुआ नहीं होगा तो आप ये समझ ही नहीं पाओगे कुछ भी। आप 30 में से 20 या 22 या 25 या 26 नंबर काउंट कर रहे हो एमसीक्यू में, अगर एक एमसीक्यू उसने यहाँ से दे दिया तो आपने सुना ही नहीं होगा। तो एक बार सुना हुआ रहेगा तो समझ पाओगे, है ना। चलो ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।